गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बड़ा महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट आपके लिए लेकर आया हूं। विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020। कई जगह इसको सुनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा नाम से भी इसको पहचाना जाता है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है और इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे वो महिलाओं के संबंध में और बेटियों के संबंध में दिए गए थे। पहले इस जो लैंडमार्क जजमेंट और संशोधन होने से पहले जो पैतृक संपत्ति है उसमें कोपार्स नर सिर्फ बेटा पोता और परपोते को ही माना जाता था, बेटियों का कोई हिस्सा नहीं था उसमें। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किए गए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि बेटी को भी जन्म से कोपार्सनर इसमें माना गया है। जिस प्रकार से बेटे को अधिकार मिलेगा संपत्ति में, उसी प्रकार से बेटी को भी मिलेगा। इसमें जो महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट दिए गए हैं उस लैंडमार्क जजमेंटों के हवाले से भी मैं आपको जानकारी दूंगा कि इसमें किन किन जजमेंटों के द्वारा आपको जानकारी दी गई है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्सर लोग जो है कि बेटियों का हक दबाने के लिए मौखिक बंटवारे का हवाला लिया करते थे कि हमारा पहले मौखिक बंटवारा हो चुका है, ये संशोधन हुआ उससे पहले ही। तो इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि पहले जो मौखिक बंटवारे हुए उनको मान्य नहीं किया जाएगा। अगर कोर्ट की डिक्री है, आदेश है या पंजीकृत बंटवारा है तो उसके बारे में विचार किया जाएगा। इस पे भी बड़े ही महत्वपूर्ण सिद्धांत इसमें बताए गए हैं जिसपे मैं आज आपका प्रकाश डालूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सर कि हम अभी बात कर रहे हैं, जो अभी मैं लगातार वीडियो में मेरे चैनल पर अपलोड कर रहा हूं, कि क्या अतीत में हुए पारिक बंटवारे का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। उसी के तारतम्य में सर ये भी मेरे द्वारा ये वीडियो उसी के सिलसिले में बनाया जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी जो लैंडमार्क जजमेंट के ऊपर वीडियो बनाए हैं जो मेरे चैनल पर अपलोड है, जिसमें काले बनाम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन 1976 3SCC, ये इसमें 6 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे सर कि जो अतीत में पारिवारिक बंटवारा हो चुका है और यदि उसको बाद में जो मौखिक हो चुका है और उसको बाद में यदि लिखित रूप दिया जाता है तो उसे रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक नहीं है, वो मान्य होगा। इसी को 12 साल बाद जो रिपीट किया गया था इसके सिद्धांतों को, रोशन सिंह बनाम जेल सिंह AIR 1988 AC एटेट 1, ये 12 साल बाद इन्हीं सिद्धांतों को सर इसमें रिपीट किया गया था। और उसके बाद 44 साल बाद, 44 ईयर के बाद इन्हीं सिद्धांतों को, काले 1976 का जो लैंडमार्क जजमेंट है, इन्हीं सिद्धांतों को 44 साल बाद रविंद्र कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर AIR 2020 में भी दोबारा सर उसको रिपीट किया गया, उन्हीं सिद्धांतों को दोहराया गया। ये एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है। और उसके बाद फिर आता है सर हमारा विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020। इसमें भी कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से इन्हीं सिद्धांतों का उपयोग इसमें किया गया है। तो आज का जो वीडियो है हमारा सर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और क्या पारिवारिक बंटवारा विलेख जो पहले हो चुका है उसका पंजीकरण आवश्यक है, तो सर उसका पंजीकरण आवश्यक नहीं है। ये न्याय दृष्टांतों के हवाले से ही मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। ये जो मैंने 4 वीडियो अभी आपको बताए, ऐतिहासिक जजमेंट जो बताए, इन पे मैं अलग अलग वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। उनकी ई बुक्स भी मेरे द्वारा लिखी जा चुकी है और उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मौजूद है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप उसे खरीद सकते हैं। 199 रुपीज प्रत्येक ई बुक की कीमत मेरे द्वारा रखी गई है। अब मैं आपको आगे की जानकारी ई बुक PDF के अंदर से ही देता हूं। आइए सर लेट्स गो। देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 11 अगस्त 2020 सर्वोच्च न्यायालय लैंडमार्क जजमेंट, ये ई बुक के अंदर से जानकारी दे रहा हूं। यही हमारे वीडियो का भी टाइटल है सर इसमें। और इसमें मैंने जो अन्य जजमेंट्स भी जो पिछले वीडियो बनाए उन जजमेंट्स को भी और उनकी सरल व्याख्या के साथ इस ई बुक PDF के अंदर मैंने लिखा हुआ है। और भी बहुत कुछ जानकारी इसमें मेरे द्वारा लिखी गई है जिसका परिचय मैं आपको आगे वीडियो के अंत में सर करा दूंगा। अब हम सबसे पहले मुद्दे की बात की ओर चलते हैं और इसमें जो अध्याय दिए गए सर उनसे भी मैं परिचित करा देता हूं। अध्याय 1 में पारिवारिक बंटवारा, कानूनी परिचय और आधार। अध्याय 2 में पारिवारिक बंटवारा कितने प्रकार से किया जा सकता है। अध्याय 3 में जो बंटवारा अतीत में मौखिक हो चुका है उसके आधार पर नामांतरण कैसे करवाएं। अध्याय 4 में है कि अतीत में हुए पारिवारिक बंटवारे की नोटरी करवाई जा सकती है। अध्याय 5 में है यदि अधिकारी नामांतरण से मना करे तो क्या करें। अध्याय 6 में है कि अतीत में हुए पारिवारिक बंटवारे की नोटरी कराना गैर कानूनी है और नोटरी वकील के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है कानून के तहत धाराओं के साथ। लैंडमार्क जजमेंट के हवाले से जवाब। अध्याय 7 में है क्या यह लैंडमार्क जजमेंट की श्रेणी में आता है।
अगर हाँ तो क्यों? भारत का सर्वोच्च न्यायालय रोशन सिंह और अन्य बनाम जिले सिंह और अन्य 24 फरवरी 1988 अध्याय 8 में आता है बंटवारा करने के विभिन्न तरीके और संबंधित धाराएं। अध्याय 9 में आता है याददाश्त बंटवारा नामा और लैंडमार्क जजमेंट। अध्याय 10 में आता है विशेष अध्याय याददाश्त नामे की नोटरी सादे कागज की तुलना में इसके जो फायदे हैं वो। अध्याय 11 में नामांतरण की व्यवहारिक प्रक्रिया। और इस प्रकार से कुल 22 अध्याय सर इसमें मेरे द्वारा बनाए गए हैं। और उसके बाद जो है कि डिस्क्लेमर भी लिखी गई है और उसके बाद फिर प्रस्तावना है और फिर हमारा ये जजमेंट है शुरू होता है। ये मैंने इसको वीडियो के प्रारंभ में ही रखा है, प्रस्तावना के जस्ट बाद में सर इसको मेरे द्वारा लिखा गया है। मैं आपको स्क्रॉल करके ये ले जा रहा हूँ, ये आ चुका है सर हमारा जजमेंट यहाँ से शुरू हुआ है। और ये तकरीबन काफी लंबा जजमेंट है, 15-20 पन्ना का। तो इसके जो मुख्य सिद्धांत हैं, जो इसका सार है, वो मैं आपके लिए निकाल कर मैंने उसकी सरल व्याख्या इसके नीचे की हुई है। उसी में से आपको आगे की मैं जानकारी देता हूँ। आइए सर, ये आप देख रहे हैं मैं स्क्रॉल करके ले जा रहा हूँ सर, ये पूरा जजमेंट है। उसके अंदर से मैंने मुख्य सार आप लोगों के लिए निकाल के स्पेशली ई बुक पीडीएफ तैयार किया है। ये आ चुके हैं सर हम। विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 11 अगस्त 2020 की सरल व्याख्या। मूल विवाद देख लेते हैं हम सबसे पहले। मुद्दा यह था कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बाद क्या उन बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा जिनके पिता की मृत्यु 9 सितंबर 2005 संशोधन की तारीख से पहले हो चुकी है। कानूनी उलझन। क्या उलझन हुई सर इसमें? कानूनी उलझन सर इसमें आई, दो पुराने फैसलों ने भ्रम पैदा कर दिया था इसमें। प्रकाश बनाम फूलवती 2016, इसमें कहा गया था कि पिता का जीवित होना जरूरी है, जबकि दानम्मा 2018 में कहा कि इसी विरोधाभास को सुलझाने के लिए यह मामला 3 जजों की बेंच को भेजा गया। अब इसमें अगला आता है सर अदालत का सफर। निचली अदालत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब हम निचली अदालत में समझ लेते हैं थोड़ा कि अधिकांश मामलों में निचली अदालत ने बेटियों को हिस्सा देने से मना कर दिया था यदि पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई थी। हाई कोर्ट में आते हैं सर हम। अलग अलग हाई कोर्ट्स के निर्णय भी अलग थे। फिर हम आते हैं सर सुप्रीम कोर्ट पे। कुछ हाई कोर्ट्स ने पूर्व व्यापी रुख अपनाया और कुछ ने भविष्यमुखी रुख इसमें अपनाया था। सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा? कोर्ट ने स्पष्ट किया, क्या स्पष्ट किया कि बेटी का हक जन्म से तय होता है, न कि इस बात से कि पिता कब मरे। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया सर। एक बार फिर मैं बता देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बेटी का हक जन्म से तय होता है, न कि इस बात से कि पिता कब मरे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे उसको हम ABCD से सर समझेंगे, जिसमें हम ए को देख लेते हैं सर। जन्म सिद्ध अधिकार, बर्थ राइट। बेटी जन्म से ही कोपार्सनर है। जिस तरह बेटे का हक पैदा होते ही बन जाता है, वैसे ही बेटी का भी हक इसके लिए पिता का 2005 में जीवित होना अनिवार्य नहीं है। बी आएगा सर इसमें पूर्व व्यापी, रिट्रोएक्टिव इफेक्ट। कानून का यह हिस्सा पीछे जाकर लागू होगा, यानी 2005 से पहले पैदा हुई बेटियां भी आज हिस्सा मांग सकती हैं। सी में क्या आएगा सर? मौखिक बंटवारे पर सर्जिकल स्ट्राइक। यह आपके केस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने देखा कि लोग बेटियों को हक ना देना पड़े, इसलिए पुराना मौखिक बंटवारा होने का बहाना बनाते हैं। इस पे भी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा सर? केवल वही बंटवारा मान्य होगा जो पंजीकृत हो या कोर्ट की डिग्री द्वारा हो। दूसरा, सादा कागज या मौखिक बात अब आसानी से स्वीकार नहीं होगी जब तक कि इसके ठोस सबूत जैसे राजस्व रिकॉर्ड में नाम चढ़ना ना हो। तो ये सर लैंडमार्क जजमेंट जो है उसके ऊपर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है सर। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को आप जानते हैं, उसकी धारा 17 को भी आप जानते हैं। उसमें स्पष्ट प्रावधान बताए गए हैं कि यदि बंटवारा आज ही की तारीख में हुआ, प्रेजेंट में हुआ, और प्रेजेंट में ही सबने आपस में अपनी अपनी संपत्तियों को बांट लिया और कब्जा ले लिया और उसको लिखित रूप दिया, तो उसको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 की उपधारा बी के तहत रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। वरना धारा 49 इसी अधिनियम की, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 49 के तहत वो साक्ष्य में नहीं माना जाएगा, उससे कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। जैसे आपने जमीन खरीदी है और उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको मालकाना हक नहीं मिलेगा। गोदीनामा है, गोदीनामे का भी सर स्पेशली लिखा हुआ है धारा 49 में कि आपने यदि उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो आपको उससे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, जैसे गोद लिए गए बच्चों को संपत्ति में हक मिलना। अच्छा, इसमें हिंदू दत्तकरण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की स्पेशली धारा 16 इसमें अलग ही बना दी गई है सर। धारा 16 में स्पेशली बता दिया गया है कि पंजीकृत दस्तावेज ही कोर्ट में माना जाएगा।
मतलब यदि आपने गोदीनामे का पंजीकरण करा के कोर्ट में विवाद होने पर पेश किया तो कोर्ट ये मानेगी कि गोदीनामे की रस्म हुई है, गिविंग टेकिंग सब कुछ हुआ है। और यदि आपने उसको अपंजीकृत पेश किया तो कोर्ट ये प्रिजम्पशन नहीं मानेगी। ये बिल्कुल धारा 16 में दिया गया है। आप फिर आप ही के ऊपर है सर सारा बर्डन ऑफ प्रूफ जो भी है, लेकिन धारा 16 में स्पष्ट कर दिया गया है। अब हम आगे चलते हैं सर, इसी बात को हम समझ लेते हैं एक मुख्य मुद्दे से कि क्या बिना रजिस्ट्री वाला बंटवारा मान्य है। इसमें काले 1976 और रोशन सिंह 1988 के ऐतिहासिक फैसले को भी मैंने लिखा है। हमारा जो आज का वीडियो का टाइटल है सर वो तो पूर्ण हो चुका है, और मैं आपको ये अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूं। इसमें मुख्य कानूनी टकराव जो धारा 17 के संबंध में अक्सर पैदा होता है, ये धारा स्पष्ट करती है कि 100 रुपए से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति के किसी भी हस्तांतरण या विभाजन के दस्तावेज का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो धारा 49 के तहत उसे साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक विवादों में इस कठोर नियम को शिथिल किया है। काले बनाम डिप्टी डायरेक्टर सर, सिर्फ शॉर्ट सा बता देता हूं सर मैं इसमें आपको। ये बड़ा ऐतिहासिक जजमेंट है सर, 687 से भी अधिक बार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे एक मिसाल के रूप में पेश किया गया है। और इसमें यही बताया गया है कि जो अतीत में मौखिक बंटवारा हुआ है तो बाद में यदि उसको लिखा जाता है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा के अंतर्गत उसका पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। यही बात रोशन सिंह में भी दोहराई गई है। रोशन सिंह बनाम जिले सिंह 1988 का यह भी लैंडमार्क जजमेंट है, और 35 सालों में 200 से अधिक बार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वारा इसकी मिसालें दी गई हैं। उसके बारे में भी सर मैंने इसमें लिखा हुआ है, ये सारी डिटेल आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। और उसके बाद सर जो हमारा आता है रोशन सिंह की पूरी डिटेल इसमें मैंने लिखी है, और इसमें मैंने ड्राफ्टिंग भी लिखी है सर, अतीत के मौखिक बंटवारे की याददाश्त ड्राफ्ट, कि यदि प्रैक्टिकली रूप में कभी आपको आवश्यकता महसूस हो जाए कि आपका अतीत में मौखिक बंटवारा हो गया था और अब आप उसको रिटर्न रूप देना चाहते हैं, तो उस ड्राफ्टिंग में आपको किन किन कानूनी बातों को लिखना होगा। ये इन लैंडमार्क जजमेंटों का अध्ययन करने के बाद आपके लिए मैंने एक आइडियल ड्राफ्ट तैयार की है, और इसके साथ लगने वाला शपथ पत्र भी मैंने तैयार किया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आइडियल ड्राफ्ट अलग है, उसके साथ लगने वाले शपथ पत्र की ड्राफ्टिंग अलग है। इस ई बुक पीडीएफ के अंदर आप देख रहे हैं मौजूद है, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा अतीत के मौखिक बंटवारे की याददाश्त पुष्टि पत्र, मेमोरेंडम ऑफ पास्ट ओरल फैमिली पार्टीशन ड्राफ्ट। और शहरी क्षेत्रों में जो आवेदन दिया जाएगा, जो डिक्लेरेशन दी जाएगी, उसकी ड्राफ्टिंग कुछ अलग होगी, और उसके साथ लगने वाले शपथ पत्र की भी ड्राफ्टिंग का मैटर अलग होगा। वो भी मैंने इसी ई बुक पीडीएफ के अंदर दे दिया है। नामांतरण किस प्रकार से किया जाएगा, नामांतरण का आवेदन कैसे तैयार किया जाएगा, वो सारी जानकारी सर मैंने इसमें दे दी है। यदि तहसीलदार महोदय के द्वारा आपको मना किया जाता है तो आप क्या क्या कानूनी रास्ते अपना सकते हैं। इन सर्वोच्च न्यायालय के लैंडमार्क जजमेंटों को किस प्रकार से आप नायब तहसीलदार और तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश करके आप उनसे निवेदन कर सकते हैं कि सर इन लैंडमार्क जजमेंटों में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किए गए और हमारा राइट से आप इसके आधार पर हमारा नामांकन करें। अपीलेट कोर्ट में आप एसडीएम साहब को भी सर आप बता सकते हैं, ये लैंडमार्क जजमेंट सभी अधीनस्थ न्यायालयों के लिए एक रहनुमाई करते हैं। ये सिद्धांत इसलिए बनाए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ताकि आम नागरिक इसका फायदा उठा सके। अब इस ड्राफ्टिंग को सर मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा आप, बिल्कुल आपके बड़ी काम की चीज है सर। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो ये पीडीएफ ई बुक के अंदर मौजूद है, इसकी लिंक इस वीडियो के नीचे मेरे द्वारा दे दी गई है। सबसे ऊपर दिनांक और स्थान सर आपको लिखना है, पक्षकारों का विवरण आप लिख दें, और घोषणा और पुष्टि, डिक्लेरेशन ऑफ ट्रूथ। हम सभी पक्षकार आज दिनांक को यह सत्य घोषणा करते हैं कि नंबर एक सर, यह कि हम सभी पक्षकार एक ही संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य हैं, और हमारे पिता और पूर्वज जो भी नाम हो आप इसका नाम यहाँ पे लिख दें, के समय से ही हम पैतृक संपत्ति के संयुक्त स्वामी रहे हैं। अच्छा सर, ये ड्राफ्टिंग मैंने मेरे हर वीडियो में पढ़ के बताई है सर। उसका कारण ये क्योंकि ये एक आम व्यक्ति के लिए उपयोग में आने वाली ड्राफ्टिंग है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की जरूरत पड़ सकती है और एकदम से उठकर जाता है कोर्ट में, तहसील में, और टाइपिंग वाले से कहता है कि लो टाइप कर दो। अब जब आप टाइप करने बैठते हैं तो आप ध्यान नहीं रख पाते हैं कि इन कानूनी चीजों का समावेश होना इसमें हमें जरूरी है। जब आप इन कानूनी बातों का उल्लेख उसमें करेंगे तभी आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत उसका रजिस्ट्रेशन करवाने से छूट प्राप्त हो सकेगी। वरना यदि आपने उसमें ये भूलें कर दी तो ना तो आपको सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का लाभ मिलेगा और न ही रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत आपको कोई लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने के मकसद से ही ये ड्राफ्टिंग विशेष अध्ययन करने के बाद और अनुभव के आधार पर मैंने आप लोगों के लिए तैयार की, वही मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं सर। आप ध्यान से सुनिएगा। नंबर दूसरा पैरा, यह कि आज से लगभग वर्ष पूर्व हमारे बुजुर्गों और स्थानीय पंचायत की मौजूदगी में परिवार की सुख शांति हेतु मौखिक रूप से ओरल संपत्ति का पूर्ण बंटवारा कर दिया गया था। नंबर तीसरा पैरा आएगा सर,
यह कि उस समय कोई लिखित दस्तावेज नहीं बनाया गया था, परंतु उक्त मौखिक बंटवारे के तुरंत बाद ही सभी पक्षकारों ने अपने अपने आवंटित हिस्से पर स्वतंत्र कब्जा प्राप्त कर लिया था। नंबर चौथा आएगा यह कि पिछले वर्षों से जितने भी वर्ष हैं जो आप हैं वो हुआ वास्तव में, वही लिख दें आप, देश देश करके जगह मैंने छोड़ दी है सर इसमें। हम सभी पक्षकार अपने अपने हिस्सों पर स्वतंत्र रूप से खेती आबलिक निवास कर रहे हैं और राजस्व रिकॉर्ड में भी पृथक रूप से काबिज है। हमारे बीच अधिकारों का कोई विवाद नहीं है, शेष नहीं है। नंबर 5वां आएगा पैरा ड्राफ्टिंग का, यह कि वर्तमान में भविष्य की स्पष्टता हेतु हम आज इस याददाश्त पत्र के माध्यम से उसी अतीत में हुए मौखिक बंटवारे की केवल पुष्टि कर रहे हैं। यह दस्तावेज आज कोई नया बंटवारा नहीं कर रहा है, बल्कि पहले से चली आ रही वास्तविक स्थिति को केवल रिकॉर्ड कर रहा है। जैसा कि रोशन सिंह बनाम जिले सिंह 1988 सुप्रीम कोर्ट और काले सिंह 1976 सर्वोच्च न्यायालय, ये इसमें आखिरी में लिखा है, द्वारा मान्य किया गया था। उसके बाद आपको संपत्ति का विवरण लिखना है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है आपने किस प्रकार से बांटी है। उसके बाद पक्षकारों के हस्ताक्षर, अंगूठा और नीचे 2 गवाहों के इसमें उल्लेख होगा। इसमें कुछ ध्यान रखने योग्य टिप्स भी मैंने दिए, वो भी मैं आपको बता देता हूं। इस मेमोरेंडम को तैयार करते समय आप भाषा भूतकाल की, पास्ट टेंस की ही रखें, आप प्रेजेंट टेंस में मत आना सर। आप यदि आप प्रेजेंट टेंस में आ गए तो फिर सब कुछ आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, कोर्ट फीस भी देना पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, इसलिए आपको पास्ट में ही रहना, आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको इसका एक तुलना करके बता दूं उदाहरण के तौर पे, कि जैसे कि मुस्लिम विधि में याददाश्त हिबानामा बनाया जाता है। मुस्लिम विधि में मौखिक हिबा के जरिए यदि कोई संपत्ति दी जाती है, इजाब, कब्जा और कबूल 3 शर्तों के साथ में, तो वो सामने वाला व्यक्ति तुरंत मालिक बन जाता है। अब यदि वो अतीत में हुए उस मौखिक दान पत्र जो किया था, हिबानामा, गिफ्ट, उसको बाद में यदि लिखता है, तो ये मुस्लिम विधि के तहत स्टाम्प रजिस्ट्रेशन से छूट है सर। इसमें ये कहाँ 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 बताया गया है, ये संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 129 में बताया गया है कि इस धारा के, इस अधिनियम के प्रावधान संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 122 से 129 तक के मुस्लिम पर्सनल लॉ पर लागू नहीं होते हैं। और हफीजा बीबी बनाम शेख दाऊद 2011 का लैंडमार्क जजमेंट है सर सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बताया है कि वो बिना पंजीकरण के भी साक्ष्य में ग्राह्य मालिकाना हक उसको प्राप्त हो जाता है। इस पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाए सर, तकरीबन हिबानामे के ऊपर 15 वीडियो बनाए हैं, उनकी ड्राफ्टिंग, ई बुक्स सब उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां से खरीद सकते हैं। तो ये तुलना करके बता रहा हूँ सर, वहां भी अतीत में हुआ है, बाद में आप कर रहे हैं, वहां रजिस्ट्रेशन आपको जरूरी नहीं है। 2 हो गए सर। तीसरा में आ जाता हूँ वसीयतनामे का, भी आपको उदाहरण दे देता हूं मैं कि वसीयतनामे को भी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना नेसेसरी नहीं है। ये आपकी स्वेच्छा पे, आप चाहें तो हाथ से लिखकर घर पे रख लें, नोटरी वकील साहब से नोटरी करवा कर रख लें, या रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 के तहत आप उसको रजिस्टर कार्यालय में रजिस्टर्ड करवा लें। ये तीसरी चीज हो गई सर आपके सामने। ये अतीत में हुआ पारिवारिक बंटवारा हो गया आपके सामने सर। ये सभी चीजें आपके सामने मौजूद हैं। तो इसमें जो बताया गया है महत्वपूर्ण टिप में, कि इसमें आप क्या कहें बंटवारे में कि हम आज बांट रहे हैं, या आप ना कहें, आपको क्या कहना है कि हम बटे हुए हैं और आज उसे कागज पर ला रहे हैं। यही बारीकी आपके दस्तावेज को रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता से बचाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि तहसील पटवारी कार्यालय में नामांतरण या रिकॉर्ड दुरुस्ती के लिए प्रक्रिया थोड़ी अलग होती है। वहाँ राजस्व रेवेन्यू कोड के नियमों का पालन करना होता है। तो उसमें सर जो शपथ पत्र साथ में आप लगाएंगे, उसकी ड्राफ्टिंग क्या होगी, आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, शपथ पत्र एफिडेविट ग्रामीण आबलिक कृषि हेतु ड्राफ्ट, ऊपर लिखना है समक्ष तहसीलदार आबलिक नायब तहसीलदार महोदय, तहसील जिला आपका जो भी हो, मैं शपथ पूर्वक पहले आपका नाम, पता, उम्र, जाति, निवासी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर सब लिख दें। उसके बाद नंबर 1 लिखना है, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि मैं ग्राम जो भी है, तहसील पटवारी हल्का नंबर लिख दें, मैं स्थित खसरा नंबर कुल रकबा वाली कृषि भूमि का सह खातेदार आबलिक स्वामी हूं। नंबर दूसरा आएगा, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि उक्त भूमि हमारे परिवार की संयुक्त पैतृक संपत्ति है, जिसका आज से लगभग वर्ष पूर्व, जो भी हो लिख दें यहाँ पे आप, पूर्व हमारे बुजुर्गों एवं ग्राम पंचायत की उपस्थिति में मौखिक पारिवारिक बंटवारा हो चुका है। तीसरा पैरा आएगा, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि उक्त मौखिक बंटवारे के उपरांत हम सभी पक्षकार अपने अपने हिस्से पर पृथक पृथक रूप से काबिज हैं और स्वतंत्र रूप से कृषि कार्य कर रहे हैं। मेरा कब्जा खसरा नंबर जो भी है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा भी लिखने वाले हिस्से पर है। चौथा पैरा आएगा सर, मैं शपथ पत्र की ड्राफ्टिंग का, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि उक्त पुराने मौखिक बंटवारे की पुष्टि हेतु हमने आपसी सहमति से एक याददाश्त बंटवारा नामा तैयार किया है, जिसकी प्रमाणित प्रति इस शपथ पत्र के साथ संलग्न है। 5वां पैरा आएगा सर,
मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि उक्त बंटवारे को राजस्व रिकॉर्ड खसरा खतौनी B1 में दर्ज करने हेतु यह शपथ पत्र प्रस्तुत है। हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को उक्त खसरे के विभाजन या नामांतरण पर कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति होगी तो सर पर कोर्ट में दावा लगेगा। छठा है, मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं कि यह शपथ पत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोशन सिंह बनाम जिले सिंह 1988 और काले बनाम डिप्टी डायरेक्टर 1976 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप दिया जा रहा है और उसके बाद आएगा सत्यापन वेरिफिकेशन में उपरोक्त शपथकर्ता ये सत्यापित करता हूं कि शपथ पत्र के पेरा क्रमांक 1 से 6 तक की जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है। इसमें कुछ भी नहीं छुपाया है और दिनांक स्थान और दस्तखत होंगे। और इसमें भी सर कुछ टिप्स मैंने लिखी हैं, आपको ध्यान रखना है इसमें। जैसे फोर्ती नामांतरण के बाद अक्सर क्या होता है कि पिता की मृत्यु के बाद सभी भाइयों के नाम संयुक्त रूप से फोर्ती नामांतरण में दर्ज हो जाते हैं। उस समय शपथ पत्र और याददाश्त पत्र तहसील में पेश करके आप अपनी जमीन का बंटवारा विभाजन आसानी से करवा सकते हैं। पटवारी का रोल क्या होगा सर? ग्राम पटवारी याददाश्त पत्र के साथ पटवारी की कब्जा रिपोर्ट भी उसमें लगानी पड़ती है, जो साबित करे कि आप वास्तव में उस हिस्से पर सालों से खेती कर रहे हैं। स्टाम्प शुल्क चूंकि पुराने बंटवारे की केवल पुष्टि है, इसलिए इस पर कोई भारी स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती। केवल नोटरी और मामूली हलफनामा मतलब शपथ पत्र का शुल्क ही पर्याप्त होता है। तो ये आज के इस वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और इस ई बुक में PDF में बहुत कुछ जानकारी और भी लिखी हुई है। इस ई बुक PDF की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने भुगतान का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप 199 रुपीज का भुगतान करेंगे आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा डाउनलोड का। आप उस पर जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल पर, कंप्यूटर पर या स्मार्टफोन पर ये डाउनलोड हो जाएगी। वहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं। ये आपके निजी उपयोग के लिए है। इसे आप कोर्ट में किसी भी सरकारी विभाग में आप पेश नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर जो मेरे द्वारा कानून बताए गए हैं और जो सर्वोच्च न्यायालय के जो नाम जजमेंट दिए गए हैं उनको बुक में से निकालकर, ओरिजिनल बुक में से निकालकर आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक मेरे द्वारा सर आप लोगों की समस्या को हल करने के मकसद से तैयार किए जाने का एक प्रयास है, दावा नहीं है सर। आप इस पे कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से पहले, अमल करने से पहले आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा आप कर लें। और आप जब भी बंटवारा नामा आप लिखाएं, यदि आप नोटरी वकील साहब से नोटरी भी कराते हैं तो आप इन कानूनी बारीकियों का ध्यान रखें सर, जो मैंने आपको बताई है। पिछले 4 वीडियो से मैं लगातार इसी बात के मैटर पे आपको जानकारी दे रहा हूं। लैंड मार्क जजमेंटों के साथ में जानकारी दे रहा हूं, ड्राफ्टिंग के साथ में जानकारी दे रहा हूं। यदि आपको यदि ड्राफ्टिंग भी करवाना है तो आपको इन कानूनी बातों को उसमें लिखना सर जरूरी होगा। यदि आपने इस मेथड पे और इन कानूनी बातों का ध्यान नहीं रखते हुए लिखवाया तो आपको कोई भी उससे लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और हमारा जो वीडियो का टाइटल है विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 एक बड़ाई लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें बेटियों को भी बेटे के समान अधिकार दे दिए गए। 2005 में संशोधन किया गया है। जो बेटा, पोता और परपोता कोपार्सनर थे, अब बेटी भी उसमें कोपार्सनर हो चुकी है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।